नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रामचरितमानस पर विवाद के बीच अब अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। अखिलेश यादव का यह कहना है, भगवान राम को हम मानते हैं। और शूद्र सियासत पर एक बार फिर से अखिलेश यादव बोले कि शूद्र पर सीएम ये बता दे कि शूद्र आखिर है क्या। तो अखिलेश यादव का इन तमाम बातों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले रामचरितमानस पर उनका कहना है कि रामचरितमानस से किसी को कोई शिकायत नहीं है। मानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। तो मैंने यही कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री जी से नहीं पाऊंगा शुद्ध क्या है तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे और प्रदेश और देश की जनता को बताएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। और अब अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी यह बड़ी खबर है। मार्च के दूसरे सप्ताह में गैरसैंण में बजट सत्र होगा। सरकार की ओर से बजट सत्र की तैयारी की जा रही है और बजट के लिए प्रबुद्धजन और अन्य वर्गों के साथ रायशुमारी होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये तमाम जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर विधानसभा बजट से जुड़ी हुई। मार्च के दूसरे सप्ताह में गैरसैंण में बजट सत्र होगा और सरकार की ओर से बजट सत्र की तैयारी की जा रही है। बजट के लिए प्रबुद्धजन और अन्य वर्गों के साथ रायशुमारी की जाएगी, जिसके बाद उत्तराखंड का बजट पेश होगा। और आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो मार्च के दूसरे सप्ताह में गैरसैंण में उत्तराखंड का बजट सत्र होगा सरकार की ओर से। हालांकि अभी बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही है, रायशुमारी की जा रही है और माना यह जा रहा है कि बजट के लिए प्रबुद्धजन के साथ साथ जो अन्य वर्ग हैं उनसे भी रायशुमारी की जाएगी, चर्चा की जाएगी और उसके बाद बजट को पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ये तमाम जानकारी दी गई है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं और विनोद फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, बजट को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में हो सकता है बजट सत्र, और क्या जानकारी है आपके पास? जी आयुषी, देखिए ये तो कंफर्म हो गया है कि जो आगामी धामी सरकार का बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में होने जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जब अनुपूरक बजट देहरादून में हुआ था, यानी उसको लेकर कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए थे, लेकिन एक सरकार पर इस बार का प्रेशर है। ग्रीष्मकाल राजधानी गैरसैंण में ये सत्र होने जा रहा है और ये भी जानकारी मिल रही है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में ये सत्र हो सकता है, यानी होली के ठीक बाद ये सत्र होगा, जिसकी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। और हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से ये जानकारी दी गई है कि मार्च के दूसरे सप्ताह और गैरसैंण में ये सत्र होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। क्योंकि लगातार लंबे समय से ये एक संशय का माहौल था कि आखिरकार देहरादून ये सत्र होगा या फिर गैरसैंण। क्योंकि जब देहरादून में सत्र हुआ था तो पूर्व में कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि आखिरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी में सत्र क्यों नहीं होता है। तो आगामी जो धामी सरकार का बजट सत्र होगा वो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण में होगा और जो जानकारी मिल रही है कि मार्च के दूसरे सप्ताह ये गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। जी ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद विनोद तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आगरा से है, जहां 32 बांग्लादेशियों को पुलिस और आईबी ने गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से आगरा में ये सभी बांग्लादेशी रह रहे थे। पूछताछ में किसी के पास भी कागजात नहीं मिले हैं। जांच एजेंसियों ने बांग्लादेशियों से अब पूछताछ शुरू कर दी है। विदेशी नागरिक बिना जरूरी कागजात के कैसे आगरा पहुंचे, कब से ये लोग रह रहे हैं और सभी ने भारत में अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया। अवैध बांग्लादेशी लंबे समय से आगरा में रह रहे थे। सिकंदरा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो 32 बांग्लादेशी ऐसे मिले हैं जो कि काफी लंबे समय से आगरा में रह रहे थे। इनके पास कोई कागजात भी नहीं मिले हैं। हालांकि अब जो जांच एजेंसियां हैं इनसे पूछताछ कर रही है और आपको बता दें कि बांग्लादेशियों को पुलिस और आईबी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। अवैध तरीके से बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से आगरा में ही रह रहे थे। किसी भी तरह के कोई कागजात इनके पास नहीं मिले हैं, बल्कि भारत में रहते हुए इन्होंने अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया है। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये भारत पहुंचे और कब से ये लोग आगरा में रह रहे हैं, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। नितिन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या और जानकारी मिल पाई है अभी तक इन बांग्लादेशियों के बारे में? कब से ये आगरा में रह रहे थे और क्या इनके पास से मिला है?
देखिए लंबे समय से ये आगरा में रह रहे थे और आईबी इंटेलिजेंस इस तरह के इनपुट्स मिले थे। अवैध तरीके से कुछ बांग्लादेशी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो फर्जी तरीके से जिन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, मसलन जिस तरह से चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटिंग कार्ड हो, और खुफिया एजेंसी लगातार इनको इंटरसेप्ट कर रही थी। आगरा पुलिस का भी सहयोग लिया गया। उसके बाद आज 32 बांग्लादेशियों को सिकंदरा पुलिस ने और आईबी के सहयोग से इनको कहीं न कहीं गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ हो रही है, उनसे यही पूछताछ हो रही है कि किस किस रास्तों के जरिए वो यहाँ पहुंचे और तमाम जो पहचान संबंधी, नागरिकता संबंधी तमाम जो इनके पास कागजात हैं वो कैसे बनाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इस तरह से संदिग्ध माने जाते हैं और इसी क्रम में आगरा पुलिस की और खुफिया एजेंसी की एक बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद नितिन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो अवैध तरीके से आगरा में ये लोग रह रहे थे, अब पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद तमाम जो सवाल है उनके जवाब मिल पाएंगे। अब और आइए से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। जमानत पर छूटे आरोपी का जुलूस निकालने पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी और गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के पातेपुर गांव का वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जुलूस निकाला गया। जमानत पर छूटा जो कैदी था उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुलूस निकाला। इसका वीडियो भी बनाया गया और ये वही वीडियो है आपके सामने। प्रमुखता से एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था। अब इस खबर पर एक्शन लिया गया है और जमानत पर छूटे आरोपी का जुलूस निकालने पर यह कार्रवाई हुई है। आरोपी और उसके गुर्गों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के पातेपुर गांव का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी तस्वीर एबीपी गंगा ने आपको दिखाई थी। और सुमित फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, कल एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि किस तरीके से कैदी के छूटने के बाद जश्न मनाया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है। अब इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या कार्रवाई की बात कही जा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से एबीपी गंगा ने ये खबर को दिखाया, प्रमुखता से दिखाया और बराबर खबर को चलाते रहे, जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसको लेकर जो है सभी पर जो है यातायात नियमों को उल्लंघन करते हुए कार्रवाई की है और एक इनकी गिरफ्तारी की बात कही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इससे पहले भी जब धर्मेंद्र यादव सपा का नेता था, उसने भी इस तरीके की कार्रवाई जुलूस निकाला था, आभारी जुलूस निकाला था, जिससे इनके खौफ और इनके दहशत के बावजूद भी जी ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद सुमित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एबीपी गंगा ने कल प्रमुखता से इस खबर को चलाया था, वीडियो भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से जेल से जमानत पर छूटने के बाद कैदी ने जश्न मनाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। अब इस पूरे मामले पर एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंग की 200 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है, जिसे जल्द ही अब जब्त करने की कार्रवाई होगी। ये संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है। पुलिस जल्द ही जब्तीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी की माने तो करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की संपत्तियों का आकलन किया गया है, जिसमें कानपुर, उन्नाव, लखनऊ से लेकर मुंबई तक अरबों की संपत्ति पुलिस की जांच में सामने आई है। कानपुर पुलिस का यह भी दावा है कि इनमें बेनामी संपत्तियों लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, जो कि दूसरे लोगों के नाम पर खरीदी गई है। तो सपा नेता इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जल्द ही जो चिन्हित संपत्ति है उन्हें कुर्क किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर रखा है। इसमें मोहम्मद शरीफ, इजराइल आटेवाला, शौकत अली और इरफान के भाई रिजवान सोलंकी को गैंग बनाकर अपराध कारित करते हुए, दबाव बनाते हुए जमीनों की खरीद फरोख्त का आरोपी बनाया है। और इसी कड़ी में कानपुर पुलिस लगातार अपराध कारित करते हुए, दबाव बनाते हुए, जमीनों की खरीद फरोख्त करते हुए जो संपत्तियां बनाई गई हैं उनको चिन्हित करने का काम कर रही है। 150 से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो अब तक चिन्हित की जा चुकी हैं और ये न्यूनतम बताई जा रही हैं। ऐसे में और भी संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं, लेकिन अब कानपुर पुलिस कार्रवाई तेज करने के मूड में है और कार्रवाई तेज करने के साथ साथ संपत्तियों को अटैच करने के लिए अब कार्रवाई शुरू हो सकती है। कानपुर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं जो हमें बता रहे हैं
कि मंगलवार से या बुधवार से इन संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है। अभी तक 150 से 200 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो अपराध कारित करते हुए अर्जित की गई हैं, जैसा कि कानपुर पुलिस का कहना है। कार्रवाई की बहुत तेजी से काम करने जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। भाई जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के अधिकारों से, और जर्रा जर्रा कांप उठेगा इनकलाब के नारों से। ये सब जुल्म है और जुल्म की इंतहा की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। ना 150 करोड़ ना 200 करोड़। इन्होंने 5 लोग गैंगस्टर में निरुद्ध किए हैं। गैंगस्टर होता क्या है, गैंग चार्ट होता क्या है? वो लोग जो अलग अलग जगहों पे अपराध करते हैं लेकिन आपस में मिले हुए होते हैं, उनको गैंग कहा जाता है ना। इन्होंने कौन सा गैंग चार्ट बनाया, किसकी संपत्तियां कहाँ जोड़ी? जहाँ तक सवाल इरफान सोलंकी जी का है तो उनके पिताजी हाजी मुश्ताक सोलंकी भी शहर के रसूखदार व्यक्ति थे, 2 बार के विधायक थे। उनकी टेंडरी और उनका व्यापार पहले से चलता था। इरफान सोलंकी का व्यापार भी चलता है, 4 बार से वो विधायक हैं। तो क्या अपराध से अर्जित संपत्ति क्या है भाई? ये अगर हाजी मुश्ताक सोलंकी की अर्जित करी कोई संपत्ति होगी तो उसको सीज करोगे आप, और ये कहोगे गैंगस्टर ने अपराध से कमाई है। इरफान सोलंकी ने जो इनकम टैक्स पे किया है, जो अपनी टेंडरी से कमाया है, उसको क्या आप अपराध से अर्जित बताओगे क्या? इनके पास कोई जांच नहीं है, केवल उत्पीड़न करना चाहते हैं और उत्पीड़न करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बस हम इतना ही संदेश देना चाहेंगे, करो तो खूब, लेकिन उतना करना जितना बर्दाश्त करने की क्षमता आपको ईश्वर ने दी हो। अब बात गोरखपुर की, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना पर गोरखपुर एसएसपी ने दावा किया है कि पति ने ही वारदात को अंजाम दिया था और वारदात के बाद पति ने खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो एसएसपी ने ये बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पति ने ही इस वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद पति ने खुद को भी आग लगा ली, आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अब आगे की जांच की जा रही है। तो गोरखपुर से आज ये मामला सामने आया था, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। पति, पत्नी और बच्चे इसमें शामिल थे। अब एसएसपी ने इस घटना पर दावा किया है कि पति ने ही वारदात को अंजाम दिया। बहादुर मौर्य हैं, ये जलती हुई अवस्था में इनकी बॉडी है और इनकी पत्नी और बच्चों की भी जो डेड बॉडी है वो बगल में पड़ी हुई। इनके द्वारा तत्काल पानी से उस आग को बुझाया गया। स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके का मुआयना सभी अधिकारियों द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया है। बॉडीज़ को मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है। इस संबंध में जो भी मौके के एविडेंसेस हैं और जिन भी लोगों को इस बारे में जानकारी है उनसे जानकारी की जा रही है, एविडेंसेस को इकट्ठा किया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जंगल गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है और युवक की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। किशनपुर थाना क्षेत्र के मलूकबारी कचरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जंगल ये युवक गया था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। अब खबर आगरा से है, जहां पुलिस और आईबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध तरीके से रह रहे 32 बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां हालांकि पूछताछ में जुटी हुई है। तो ये कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां युवती को लेने पहुंचे जब परिजन तो दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मौके पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की। आपको बता दें कि गाजियाबाद की युवती बताई जा रही थी, जो कि घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। जब परिजनों को इसकी सूचना लगी तो वो कानपुर लेने से पहुंचे और जब युवती ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मौके पर हंगामा हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ और पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। तो गाजियाबाद से आए लोगों पर पथराव किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर हंगामा हो गया दोनों ही पक्षों में। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस बीच बचाव करने मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराया गया।
एक गाजियाबाद की रहने वाली लड़की जिसकी सोशल साइट्स के माध्यम से यहाँ के रहने वाले एक लड़के से दोस्ती हो गई थी और उसी से मिलने वह वहाँ से चली आई थी। इसकी सूचना जब उनके परिजनों को मिली तो लड़की के परिवार वालों ने हनुमान विहार पुलिस से तुरंत संपर्क किया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया है। अब खबर कानपुर से है, जहां ट्रेन में विदेशी नागरिक के साथ चोरी की बात सामने आई है। ट्रेन अटेंडेंट ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने 90-60 US डॉलर और इंडियन करेंसी बरामद की है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन का ये मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर कानपुर से, जहां ट्रेन में विदेशी नागरिक के साथ चोरी की बात सामने आई है और ट्रेन अटेंडेंट ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1960 US डॉलर और इंडियन करेंसी भी बरामद की है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन का ये मामला बताया जा रहा है। इधर लखनऊ में आज सीएम योगी ने भावराव देवव्रत सेवा न्यास की ओर से संचालित महामना शिक्षण संस्थान में गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और यूपी का कोरोना प्रबंधन देश का सबसे सटीक रहा। तो राजधानी लखनऊ में पहुंचे थे, जहां छात्रावास का भूमि पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं। इसी के साथ साथ कार्यक्रम को संबोधित भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। महामना शिक्षण संस्थान बालिका छात्रावास का भूमि पूजन था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल रहे और तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। करिए, आज से 100 वर्ष पूर्व महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी कोर्सेज दिए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी देश को और समाज को एक नया नेतृत्व दे सकते हैं। और जब भी समाज आगे चलेगा, सरकार उसके पीछे होगी, तो समाज हमेशा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय ने अपने घर में तिरंगा लगाने का काम किया था। हर घर तिरंगा उसके घर में इस बात को द्योतक था कि वह भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है। तो आज संत रविदास की 646वीं जयंती है। काशी में सीएम योगी आज संत रविदास के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास को नमन किया। इस दौरान सीएम योगी संत रविदास की तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरे प्रदेश भर में आज संत रविदास जयंती को मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। इसमें पावन जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। श्री गोवर्धन से जुड़े हुए सभी चिंतकों के प्रति अपनी लाख लाख बधाई देता हूँ। सदगुरु ने सदैव महत्व दिया और उस कालखंड में उन्होंने ये बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। आज उस महान संत की 646वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संदेश भेजा है। संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। और इसी खबर के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।